हाय गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बिग स्माइल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्माइल पर स्वागत है। आई एम पृथ्वीराज चौहान। टुडे आई टीच यू B.Ed सेकंड ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सम क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कुशल प्रधानाध्यापक के अंदर के क्या गुण होने चाहिए। और ये जो पेपर है वो हमारा शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा से हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी जो B.Ed सेकंड ईयर का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से संबद्ध फर्स्ट पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पेपर का जो क्वेश्चन आज का है वो है कुशल प्रधानाध्यापक के अंदर के क्या गुण होने चाहिए। और कुशल प्रधानाध्यापक का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? ऐसे प्रधानाध्यापक जो प्रधानाध्यापक के योग्य होते हैं वे क्या होते हैं? कुशल होते हैं। तो कुशल प्रधानाध्यापक यानी योग्य प्रधानाध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, आज हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहला बिंदु है आपका उत्तम स्वास्थ्य का होना। जी हाँ दोस्तों, कोई भी डिपार्टमेंट हो जिसमें जो अनुयायी है यदि उसका ही उत्तम स्वास्थ्य नहीं रहा तो बेहतर ढंग से शिक्षा या एजुकेशन नहीं दे सकता है। और यही नहीं, यदि किसी भी विद्यालय का प्रधानाध्यापक स्वस्थ नहीं है तो जाहिर सी बात है वो परंपरागत रूप से डेली बेसिस पर विद्यालय को अटेंड नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट क्या आता है? अच्छी आदतों का होना। किसी भी प्रधानाध्यापक के अंदर अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सब प्रधानाध्यापक, कुछ ऐसे भी प्रधानाध्यापक होते हैं जो क्या करते हैं कि ढेर सारे टोबैकोज खाते हैं और सारे गुटखा वगैरह खाते हैं, लेकिन ये सारे गुण प्रधानाध्यापक के अंदर नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आता है कार्यशील होने। कार्यशील होने से क्या मतलब है? किसी भी प्रधानाध्यापक को संपूर्ण विद्यालय का संचालन खुद से करना होता है, तो हमेशा उसको ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा काम की आवश्यकता होनी होती है, इसलिए वो कार्यशील होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, लीडरशिप। दोस्तों, नेतृत्व करना दैट मीन्स लीडरशिप करना, यानी कि संपूर्ण विद्यालय को चलाने में जितने भी असिस्टेंट टीचर होते हैं, कौन क्या करेगा, किसकी बिल कहाँ रहेगी, सबको प्रधानाध्यापक के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो प्रधानाध्यापक के अंदर लीडरशिप का गुण होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट सहनशील होना। सहनशीलता सबसे अच्छा गुण होता है जो कि एक प्रधानाध्यापक के अंदर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सहनशीलता के बाद अगला पॉइंट होता है आदर्शवान होना। आदर्शवान होने का क्या मतलब होता है दोस्तों? आदर्शवान होने का मतलब अच्छे आदर्श होना, अच्छे व्यक्तित्व डेवलप होना, उनके अंतर्गत उनका चरित्र अच्छा होना। और थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है भी चरित्रवान होना, यानी कि एक अच्छे प्रधानाध्यापक का ये भी गुण होता है कि वो आदर्शवान के साथ साथ चरित्रवान भी हो। उन्हें बहुत सारे लेडीज से हर दिन मीट करना होता है, तो उनके जो चरित्र हैं वो बेटर तरीके से रहें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? समय सारणी बनाने के क्या सिद्धांत होते हैं। यदि किसी विद्यालय की जो समय सारणी होती है यानी टाइम टेबल जो होता है उसको किस बेसिस पर बनाया जाए, इन दो फैक्ट्स को केवल ध्यान दिया जाता है। समय सारणी यदि हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो ओनली टू फैक्ट्स आर देयर विच वी हैव टू कंसर्न और विच वी हैव टू माइंड। पहला है थकावट का सिद्धांत। हमें जब भी टाइम टेबल क्रिएट करना होता है तो उसमें थकावट के सिद्धांत को रखना होता है। थकावट के सिद्धांत को रखने का क्या अर्थ होता है कि हम किसी भी बेल का जो टाइमिंग है उतना ही दें जिनमें टीचर भी ना थके और विद्यार्थी भी ओवन फील ना करे, विद्यार्थी भी ना थके। तो पहले थकावट के चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। दूसरा है विभिन्नता का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, यदि हम देखते हैं विभिन्नता का सिद्धांत क्या मतलब क्या होता है कि जो भी बेल हम लगाते हैं किसी भी क्लास में, तो होता क्या है, जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास में जो बेल है वो कंटिन्यूसली सेम सब्जेक्ट्स की नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? विभिन्नता होनी चाहिए, यानी अल्टरनेशन होनी चाहिए। अल्टरनेट क्रम में यदि बेल लगती है तो विद्यार्थी रुचि
रुचि में पढ़ते हैं। जिसे मैथ का कोई बेल है तो वो लगातार 2 बेल यदि मैथ पढ़ लिए तब भी उनको दिक्कत है, तो अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए। तीसरा चीज़ ये भी है कि हमेशा जो ऊर्जावान सब्जेक्ट है, जो कठिन सब्जेक्ट है, उनको फर्स्ट पाली में रखना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या होते हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो जिनमें से सबसे पहला है स्कूल व समुदाय को एक दूसरे के निकट लाना। दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन का मूल उद्देश्य क्या होता है? किसी भी प्रशासन, किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने आसपास के पब्लिक के बच्चों को एजुकेट करें। एजुकेशन देने से ही एजुकेटर ही एजुकेट कर सकते हैं। और यदि स्कूल व समुदाय को एक दूसरे के निकट नहीं लाया जा सकता है, एक दूसरे के निकट नहीं ला सकते हैं, तो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करना। यदि किसी भी बच्चे को जैसे डॉक्टर बनना है तो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में उसका सहयोग करना कि आखिर ऐसा हम क्या पढ़ा दें कि बच्चा जो है आगे चल कर के ज़्यादा बेहतर स्थान प्राप्त करे, या वो डिमोटिवेट ना हो, या किसी अदर लाइन का सब्जेक्ट ना पढ़ने लग जाए। आप भाई बनना है डॉक्टर, तुम मैथ लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना होता है मोस्टली। तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? शिक्षा से अपव्यय की समस्या को दूर करना। अपव्यय का दैट मीन्स फिजूल खर्ची। अपव्यय का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची, यानी एजुकेशन में जो फिजूल खर्ची होती है उसकी समस्या को क्या करना? दूर करना। बच्चों को ये सिखाना कि समुचित कम व्यय में ही उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। आजकल जो शिक्षा का समाधान है, अपव्यय का समाधान है, वो समुचित करने का केवल एक ही उपाय होता है कि एजुकेटर्स को केवल बच्चों को सही ढंग से ट्रीट करके उन्हें ना केवल पैसों पर फोर्स करना, ये उन्हें अपव्यय से बचाना होता है। फोर्थ पॉइंट पे आता है व्यक्तित्व का विकास करना। किसी भी बच्चे के अंदर व्यक्तित्व का विकास होना बहुत आवश्यक होता है, तो व्यक्तित्व का विकास करना और अच्छी परंपराओं का संरक्षण करना। अच्छी परंपरा का संरक्षण का मतलब जो हमारी प्रथाओं में चला आ रहा है, जो पुराने से लेके आज तक चलता आ रहा है, उसमें से जो भी चीज़ें अच्छी हैं उन परंपराओं को हमको बच्चों में डालना चाहिए, और जो परंपराएं रूढ़िवादिता में हैं उन्हें हम अब बच्चों के अंदर हमको नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रकार से अच्छी परंपराओं को क्या करना? संरक्षण करना कहलाएगा कि हम आगे ले चलें, अच्छी प्रथाओं को आगे ले चलें। तो यहाँ पे हमने दोस्तों 3 क्वेश्चन पढ़े। कुशल प्रधानाध्यापक के अंतर के क्या गुण हो सकते हैं, इसके बाद समय सारणी बनाने के सिद्धांत क्या होते हैं। तो समय सारणी बनाने के 2 ही सिद्धांत हैं, थकावट का सिद्धांत और विभिन्नता का सिद्धांत। दोनों को हम देख सकते हैं। हम समय सारणी को कुछ इस प्रकार बनाएं कि उसमें थकान ना हो, यानी जो टाइम टेबल है उसको इतना नियमित रखें, इतना सही ढंग से रखें कि ना बच्चे थके ना टीचर थके। और दूसरा सिद्धांत विभिन्नता के सिद्धांत, हम इस प्रकार से टाइम टेबल की बेल को अरेंज करें कि सेम सब्जेक्ट कई बार ना पढ़ा करके अल्टरनेट क्रम में पढ़ाया जाए। इसके बाद कुशल प्रधानाध्यापक को गुण भी मैंने पढ़ाया, तो इसमें उत्तम स्वास्थ्य का होना, कार्यशील होना, सहनशील होना, अच्छी आदत होना, नेतृत्व की लीडरशिप की क्षमता होना, आदर्शवान होना, ये सारे गुण जो हैं एक प्रधानाध्यापक के अंदर होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। तो शैक्षिक प्रशासन को शिक्षा के उद्देश्य में हमको बच्चों में सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्कूल और समुदाय को एक दूसरे के निकट लाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करना चाहिए। बच्चों के जिस उद्देश्य से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमको उनको क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए, उनको उनकी सहायता करना चाहिए। शिक्षा में अपव्यय की समस्या को दूर करना, बच्चों की फिजूल खर्ची की समस्या को दूर करने की उपाय हमको करना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास करना, बच्चों में जो भी व्यक्तित्व है, जो भी चीज़ें हैं उनके शारीरिक डेवलपमेंट के साथ व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। अच्छी परंपराओं का संरक्षण भी करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों। आई एम पृथ्वीराज चौहान एंड मैं आपको 3 क्वेश्चन बीएड सेकंड ईयर के पढ़ाएं। होप यू गाइज आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स इट।